तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि हमारे पूर्वज, खासकर जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो दर्शक हिंदुस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी हमारी पहली सभ्यताएँ थी, भले ही आज हम वेस्टर्न कल्चर के नाम पर उन सभ्यताओं की धज्जियाँ उड़ाते हैं, लेकिन जब नैतिक मूल्यों की बात होती है और नैतिक ग्राउंड पे हम चीज़ों को देखते हैं तब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि शायद पहले की ही सभ्यता हमारी असली सभ्यता थी। क्योंकि आजकल के टाइम में जो चीज़ें हो रही वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक लड़का वेस्टर्न कल्चर और उनसे जुड़ी चीज़ों को देख देख के इस कदर पागल होता है कि पागल होने के बाद अपनी ही पत्नी के साथ एक ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत करता है कि उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और मजबूरी में वो लड़की थाने पहुंच जाती है। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 में। साल 2023 में उत्तराखंड में एक बेहद मशहूर जगह है देहरादून, और इसी देहरादून में एक थाने में एक महिला आती है। आने के बाद वहाँ पे तमाम पुलिस वाले मौजूद थे। उन सब से कहती है कि मुझे किसी महिला पुलिसकर्मी से बात करनी है। अब उन्हें लगा कि शायद कोई संवेदनशील मामला हो। फ़ौरन एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया। उसके बाद इस महिला ने अपनी कंप्लेन लिखानी शुरू की, और जैसे जैसे ये महिला अपनी कंप्लेन बता रही थी, वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे, जो भी पहले सुन रहे थे, जिनको बाद में उस महिला पुलिसकर्मी ने बताया, उन तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। तमाम लोग परेशान थे कि आखिर एक लड़की के साथ इस तरह से चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और यहीं से पूरी कहानी पहुँच जाती है साल 2023 की शुरुआत में। दरअसल साल 2023 में इसी देहरादून में एक लड़की रहा करती थी। उम्र बामुश्किल 21-22 साल, बेहद गरीब परिवार से। अब चूँकि गरीब परिवार से थी, लिहाजा परिवार वालों के पास इस लड़की को पढ़ाने लिखाने का ज़्यादा पैसा नहीं था। बदकिस्मती से ये लड़की पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखती थी। लिहाजा परिवार वालों की इच्छा थी कि इस लड़की की जल्द से जल्द शादी करा दी जाए। अब परिवार वालों की इच्छा हुई, उन्होंने अलग अलग जगह रिश्ते देखने शुरू किए। कई अलग अलग रिश्ते आए। रिश्ते आने के बाद फिर इस लड़की, जिसका नाम था दिव्या, इसकी शादी इसी देहरादून के रहने वाले सुशील से हो जाती है। सुशील पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था, देखने सुनने में भी बेहतर था। लिहाजा परिवार वालों को, यानी दिव्या के माँ बाप को ये रिश्ता सही लगा। उन्होंने सुशील से शादी करवा दी। शादी हुई, दोनों एक दूसरे के साथ साथ फेरे लेते हैं, एक दूसरे को सुख दुख में खड़े रहने का वचन देते हैं, तमाम तरह से एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। इसके बाद जो दिव्या है विदा होकर सुशील के घर आती है। आने के बाद पूरा परिवार दिव्या का स्वागत करता है। स्वागत होता है, तमाम तरह के मेहमान आते हैं, अलग अलग गिफ्ट देते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी, दिव्या के मन में भी एक हलचल थी, एक चिंता थी, क्योंकि उसकी पहली सुहागरात होने वाली थी। एक मन में डर भी था कि पता नहीं पहली सुहागरात कैसी हो, पति का नेचर कैसा होगा। तमाम तरह के मन में ख्याल लिए हुए परेशान थी। अगल बगल जो भाभियाँ थी वो दिव्या को छेड़ रही थी, परेशान कर रही थी। कोई कोई हिम्मत हौसला भी दे रही थी, कह रही थी कि जो सुशील है नेचर वाइज बहुत अच्छा है। दिव्या को भी सुन के अच्छा लग रहा था। देखते देखते रात हो जाती है। रात होने के बाद तमाम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दिव्या अपने कमरे में होती है। सुशील आता है। आने के बाद पहले तो 2-4 मिनट तक दिव्या से अच्छे से बात करता है, और दिव्या से जब अच्छे से बात करता है तो दिव्या भी थोड़ी सी सहज हो जाती है, कंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सुशील का असली रंग सामने आता है। सुहागरात पे जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा हसीन मौका गुजारते हैं कि शायद वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक खुशनुमा पल बन जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें दिव्या के साथ नहीं हो रही थी। उसका जो पति था वो किसी ऐसी गोली का शिकार हो चुका था। उसने किसी ऐसी गोली का सेवन कर लिया था जिस वजह से वो पूरी तरह हैवान बन चुका था। वो वाइग्रा खा के इस कदर उसके नशे में मदहोश और पागल हो चुका था कि उसने अपनी ही पत्नी के साथ अश्लील काम करना शुरू कर दिया। यानी कुछ ऐसा काम जो उसकी पत्नी को मंजूर नहीं था। लगातार पहले तो अपनी ही पत्नी के साथ वो रेप करता है, उसके बाद अपनी ही पत्नी यानी दिव्या को अननेचुरल सेक्स के लिए बोलता है। अब दिव्या मना करती है, उसके बाद वो ज़बरदस्ती करता है, और पूरी रात दिव्या दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। जो सुशील था अपने मन की भड़ास को निकालता रहता है, अपने अंदर के जानवर को शांत करता रहता है। पूरी रात दर्द से दिव्या चीखती रही, चिल्लाती रही, मुंह दबा के रह जाती है,
अगले दिन जब सुबह होती है, दिव्या रोने लगती है। सुशील पूछता है कि क्या हुआ। दिव्या बताती है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। सुशील कहता है कि यार क्या बताऊं, मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि ये दवा खा लेना, इसके बाद मैंने खा लिया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। दिव्या को भी लगा कि शायद दोस्ती यारी में किसी ने कुछ खिला दिया होगा, इस वजह से ऐसा इसने किया और शायद अब दोबारा ये ना करे। अगला दिन होता है। पूरे दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। गांव के जितने लोग थे उनको देखने आना था वो भी आते हैं। फिर शाम होती है। शाम होने के बाद फिर से रात में दिव्या जब सोती है, फिर से सुशील आता है और वही तमाम चीज़ फिर से करता है। दिव्या इस बार फिर हैरान थी, परेशान थी कि आखिर उसका पति ऐसे कैसे कर सकता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। फिर पति वादा करता है, कहता है कि आज से ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन फिर रात होती है। फिर सुशील आता है। फिर अपनी पत्नी के साथ वाइग्रा खा के अननेचुरल सेक्स करता है। दिव्या लगातार दर्द से तड़पती रहती है, चीखती रहती है, खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन ना ही सुशील रहम करता है, ना ही सुशील तरस करता है। देखते ही देखते इस पूरे कांड को जब 20 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिनों तक लगातार जो दिव्या थी यूं ही उसका शोषण करती रहती है, यानी दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। सुशील उसका शोषण करता रहता है। तो 20 दिनों बाद जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि शायद ये कहाँ आके फंस गई और इस चंगुल से मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी, पूरी ज़िंदगी इस दर्द को, इस दुख को झेलना होगा। तब दिव्या ने एक बेहद दुखद फैसला लिया। एक ब्लेड लेती है और ब्लेड लेने के बाद अपनी नस को काट लेती है। अब जैसे ही नस को काटती है, पूरे कमरे में खून उसका गिरने लगता है। दर्द की वजह से वो चीख भी पड़ती है। आसपास के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, वो चीख को सुनते हैं, सास ससुर चीख सुनते हैं, फ़ौरन अंदर आते हैं, दिव्या को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जाने के बाद वहाँ उसका इलाज होता है। डॉक्टर कड़ी मशक्क़त करते हैं और जैसे तैसे करके दिव्या की जान बचाते हैं। अब जैसे दिव्या की जान बचती है, तमाम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। दुख के साथ बड़े दबे शब्दों में अपनी सास को बताती है कि आपका जो बेटा है मेरे साथ रेप करता है, अननेचुरल सेक्स करता है, इस वजह से मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहती हूँ। माँ जो है फ़ौरन सुशील के पास जाती है, सुशील को डांटती फटकारती है। सुशील एक बार फिर से वादा करता है, कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन यहीं से सुशील पूरी तरह जानवर बन जाता है। जैसे ही दिव्या ठीक होती है, ठीक होने के बाद सुशील आए दिन उसके साथ गंदा काम करता, मना करती तो बेल्ट से उसकी पिटाई करता। आलम यह हुआ कि कुछ ही महीनों में जो दिव्या कभी 55 से 56 किलो की थी, उसका वजन घट के 45 किलोग्राम हो जाता है। इतने ही दिन में जब तमाम चीज़ें होने लगती हैं, दिव्या के माँ बाप जब अक्सर दिव्या से बातचीत करते हैं तो उन्हें लगता कि शायद दिव्या कुछ दुखी है। उसके बाद वो आते हैं। आने के बाद अपनी बिटिया को विदा करा के लेके चले जाते हैं। बिटिया को विदा करा के लेके चले जाते हैं। बिटिया अपने मायके जाती है। माँ बाप पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। अब आखिर एक लड़की कैसे अपने मुंह से बताए कि उसके साथ उसका पति इस तरह से घिनौना काम करता है। मन मार के रह जाती है, कुछ कहती नहीं। थोड़े टाइम बाद फिर से ससुराल आती है और फिर से सुशील वही गंदा काम करता। ना ही कभी भी दिव्या के साथ उसने उसकी मर्जी से संबंध बनाए, ना ही उसके साथ कभी नेचुरल सेक्स किया। हमेशा उसके साथ रेप करता, हमेशा नेचुरल सेक्स करता। आलम जब हद से ज़्यादा बढ़ गया, दिव्या भी अब धीरे धीरे जब विरोध करना चालू करती है तो अक्सर सुशील उसको मारता पीटता, अक्सर गाली गलौज करता। और यही चीज़ें जब लगातार ज़्यादा होने लगी तब दिव्या पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और वहां पहुंचने के बाद पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाती है। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, इस पूरी कहानी को जानते हैं, सबकी आंखों में आंसू थे कि आखिर एक 22 साल की लड़की के साथ इस तरह से उसका ही पति दरिंदगी कैसे कर सकता है। फ़ौरन कार्रवाई की मांग होती है। पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद जो सुशील था उसे उठाते हैं। उठाने के बाद जब थाने लाते हैं, लाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं, तो मैंने आपको याद होगा अभी शुरू में कहा था कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें उस सुशील ने बताई। दरअसल सुशील को किसी ने पोर्नोग्राफी दिखा दी थी, यानी एक ऐसा अश्लील वीडियो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका असल ज़िंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो तमाम लोग पैसे के लिए ऐसे परफॉर्मेंस देते हैं और परफॉर्मेंस देने के बाद जो आम इंसान देखता है उसे लगता है कि शायद ये चीज़ें असल ज़िंदगी में भी पॉसिबल हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जब सुशील देखता है तो उसके भी जहन में आता है कि वो भी अपनी बीवी के साथ ऐसा ही कुछ करेगा। इसके बारे में जब उसने अपने दोस्तों से सलाह ली तो किसी दोस्त ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम वाइग्रा खा लो और वाइग्रा खाने से तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़ जाएगी और तुम्हारी बीवी बहुत संतुष्ट रहेगी। लिहाजा पहली रात में ही वाइग्रा खा लेता है। खाने के बाद अपनी बीवी के पास आता है और वो तमाम चीज़ें करता है जिसका असल ज़िंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं था। बीवी दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। अगले दिन जब सुबह वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों को बताता है
तो दोस्त उससे हौसला देते हैं, कहते हैं तुमने बहुत सही किया है, अगली बार फिर जाना, फिर ऐसे करना। लिहाजा वो फिर आता है, फिर ऐसी चीज़ें करता है। यानी एक अश्लील वीडियो, एक पॉर्न वीडियो देख के, एक ब्लू फिल्म देख के वो ऐसी चीज़ों को अपनी बीवी के साथ ट्राई करता है। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके इसी काम की वजह से उसकी बीवी किस दर्द में है, किस दुख में है। तो फिलहाल अब ऐसे आरोपियों को क्या ही कहा जाए। फिलहाल रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, देखते हैं क्या सज़ा मिलती है। लेकिन आम तौर पे हर हिंदुस्तानी जब पॉर्न वीडियो देखता है तो उसके जहन में यही चीज़ आती है कि मैं भी ऐसे करूँगा, जबकि असल ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का कुछ भी लेना देना है। तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा जो पोर्नोग्राफी के आदी हो चुके हैं, जो ऐसी चीज़ों की फैंटेसी रखते हैं। उन्हें समझाइए कि ऐसी चीज़ें अक्सर ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।